चैप्टर 179 वरिष्ठ का बड़ा भाई प्रणव। अब तक अनुज जैसे ही विक्रांत जी के पास पहुंचा, विक्रांत जी खांसते हुए बोले, अनुज सिद्धार्थ कैसा है? उनकी बात सुनकर अनुज का चेहरा पीला गया, क्योंकि वह यही बात करने यहाँ आया था कि सिद्धार्थ सर आईसीयू में एडमिट है। तभी इस बार विक्रांत जी अनुज के दोनों कंधे को झटकते हुए बोले, मैंने क्या पूछा, सिद्धार्थ कैसा है? तो अनुज होश में आते हुए बोला, सर अभी वह आईसीयू में है। यह बात सुनते ही विक्रांत जी फिर से गिरने को होते हैं, लेकिन अनुज पकड़ लेता है। तभी विक्रांत जी इस बार खुद को जल्दी से जमीन पर खड़ा करते हुए बोले, मुझे निकलना होगा यहाँ से। इतना बोलकर वह बिना वक्त गवाए वहां से बाहर जाने के लिए बढ़े। वहीं उनके पीछे पीछे अनुज भी जाने को हुआ। तभी रायजादा दादू अपने रौबदार आवाज में बोले, सिद्धार्थ कौन है अनुज? उनकी बात को अनुज जवाब देना नहीं चाहता था, इसलिए वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया। वहीं पूरी रायजादा और ओबेरॉय फैमिली हॉल में खड़े बस तमाशा ही देख रही थी। सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर यह सिद्धार्थ है कौन जिसके लिए विक्रांत रायजादा इतने ज्यादा पैनिक हो गए। आगे वहीं इधर पीके हॉस्पिटल में वरिष्ठ इधर से उधर घूम रहा था। उसके आंखों में सिद्धार्थ के लिए चिंता साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसके कानों में किसी डॉक्टर की आवाज सुनाई देने लगी। वहीं डॉक्टर बोल रहा था कि मैंने अभी अभी देखा कि यहाँ के ऑनर आए हुए हैं। उसकी बात पर दूसरा डॉक्टर बोला, क्या सच में इस अस्पताल के मालिक आए हुए हैं? मैंने आज तक सिर्फ उनके बारे में सुना ही था, लेकिन कभी नहीं मिला। काफी सुना है उनके बारे में कि वह एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन उनके बिजी शेड्यूल के वजह से कोई भी नहीं मिल पाता। तो पहले वाला डॉक्टर बोला, लेकिन आज वह बहुत जल्दबाजी में दिख रहे थे, यहाँ तक कि उनके बाल भी बिखरे हुए थे और वह बहुत घबराए हुए लग रहे थे। अभी वरिष्ठ खुराना यह सब बात सुन ही रहा था, तभी उसे किसी कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे कदमों की आवाज तेज होने लगी। तभी उसे अपने सामने एक लंबी आकृति दिखाई दिया और वह जैसे ही अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखता है तो उसकी आंखों में आंसू भर जाता है और वह भागकर जल्दी से उस इंसान के गले लगकर सिसकते हुए बोला, भैया इतना देर क्यों लगा दिया आपने आने में? देखो ना सिद्धार्थ भैया को क्या हो गया है, प्लीज उन्हें बचा लो। मुझे किसी भी डॉक्टर पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं आप पर आंख बंद कर का विश्वास कर सकता हूँ कि आप उन्हें बचा लोगे, क्योंकि आप हमेशा से ही उन्हें बचाते आए हो। वह यह सब बात बिल्कुल बच्चों की तरह सिसकते हुए बोल रहा था। वहीं आसपास के डॉक्टर अपनी आंखें फाड़कर उन दोनों शख्स को देख रहे थे, जिसमें से पहला लड़का इंडिया का सबसे यंग बिजनेसमैन था, तो दूसरा इंडिया का मोस्ट बैचलर डॉक्टर डॉ प्रणव उर्फ पीके था। वही जो डॉक्टर थोड़ी देर पहले किसी दूसरे डॉक्टर से बात कर रहा था, जब वह अपने सामने इन दो शख्स को देखता है तो हैरान रह जाता है और वह तुरंत अपने बगल में खड़े डॉक्टर से बोला, क्या मेरी आंखें ठीक हैं? देखो तो जरा। वरिष्ठ खुराना किस तरह डॉक्टर प्रणव से बच्चों की तरह लिपटकर सिसक रही हैं और डॉक्टर प्रणव जो अपने आसपास किसी चिड़िया को भी नहीं भटकना देना चाहते हैं, वह उसे कुछ नहीं बोल रही हैं। उसकी बात पर दूसरा डॉक्टर भी कुछ नहीं बोला। वह लोग बस अपनी आंखों को उन दोनों पर ही टिकाए हुए थे, ताकि जान सके कि वह दोनों आखिर लगते क्या है एक दूसरे के। तभी डॉक्टर प्रणव, जो कि अभी जल्दबाजी में आया था क्योंकि थोड़ी देर पहले वरिष्ठ खुराना ने उसे ही कॉल करके बताया था कि सिद्धार्थ भैया ने सुसाइड करने की कोशिश की है, इसलिए वह भागते हुए यहाँ पर आया था और आते ही उसे एक बच्चे को संभालना पड़ रहा है, जो कोई और नहीं उसका छोटा भाई वरिष्ठ था। अभी भी वरिष्ठ सिसक सिसक के सिद्धार्थ का बुराई कर रहा था। तभी डॉक्टर प्रणव उसके सर पर हाथ फिराते हुए बोला, वरी दिस इज हॉस्पिटल। उसकी बात पर वरिष्ठ उसी तरह लिपटे हुए बोला, तो क्या हुआ, हॉस्पिटल है तो इस बार प्रणव थोड़ा सख्त आवाज में बोला, भूलो मत तुम कौन हो, और अगर तुम इसी तरह से यहाँ पर सिसकते रहोगे तो तुम्हारे इमेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए वेल मेंटेन और वेल बिहेव करो। ये बात उसने जानकर बोला ताकि वरिष्ठ चुप हो सके, नहीं तो वह इसी तरह सिसकता रहता, जो कि प्रणव को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसका भाई रोए।
वही प्रखर के इस एटीट्यूड से वरिष्ठ अपने होश में आया और तुरंत खुद को सही करके अपने चारों तरफ देखता है तो पाता है कि बहुत सारे डॉक्टर उन्हीं दोनों को देख रहे थे, देख क्या रहे थे बल्कि उन्हें घूर रहे थे। उन सारे डॉक्टर को देखकर वरिष्ठ को अपने आप से बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं था कि उसने ऐसा बिहेव क्यों किया, क्योंकि उसकी जान बसती है अपने भाइयों में और आज उसका बड़ा भाई मरने की हालत में पहुंच चुका था तो वह कैसे खुद को शांत रख सकता था। तभी प्रणव बोला, किस वार्ड में है वो? उसके इतना बोलते ही वरिष्ठ जल्दी से अपने सामने वाले वार्ड की तरफ इशारा करता है तो प्रणव बिना वक्त गवाए उस वार्ड में चला जाता है। वह जैसे ही वार्ड के अंदर जाता है तो देखता है कि डॉक्टर पहले से ही उसका इलाज कर रहे थे। वही डॉक्टर खुराना को देखकर सारे डॉक्टर ग्रीट करते हैं, क्योंकि यह हॉस्पिटल किसी और का नहीं बल्कि डॉक्टर प्रणव का ही था। वहीं उन सबके ग्रीट करने पर प्रणव अपना सर हमें हिला देता है और फिर तुरंत सिद्धार्थ का ट्रीटमेंट करने लगता है, लेकिन वह जैसे जैसे ट्रीटमेंट करता उसका हाथ वैसे वैसे ही कपक पा रहा था। वहीं बाकी के जो डॉक्टर थे उसके कांपते हाथों को देखकर शॉक हो गए, क्योंकि प्रणव इतने सालों से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा था, उसका हाथ कभी भी नहीं कपक पाया था, लेकिन आज उसका हाथ कांप रहा था और वह भी थोड़ा डरा हुआ था, जिसे देखकर सारे डॉक्टर को काफी हैरानी हो रही थी, लेकिन कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी प्रणव अपने हाथ के इक्विपमेंट दूसरे डॉक्टर को देखकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद को शांत करने के लिए धीमे धीमे बोला, प्रणव रिलैक्स, अगर तू ही इस तरह से कांपेगा तो फिर सिद्धार्थ कैसे ठीक होगा? उसे अभी तेरी जरूरत है प्रणव, यू कैन डू दिस। इतना बोलकर वो 3-4 बार लंबी लंबी सांस लेता है और फिर से सिद्धार्थ का ट्रीटमेंट करने लगता है। दूसरी तरफ एसआर होटल। चैप्टर 180 शिवाय का आरवी के होटल में देखना। इस वक्त आरवी सेकंड फ्लोर के लिविंग हॉल में बैठी हुई थी और उसके सामने अनय बैठा हुआ था। अनय रेस्टोरेंट का मेनू पढ़ रहा था, वही आरवी का ध्यान अपने गुलाब जामुन पर था, लेकिन सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि उसका एक नज़र इसी लिविंग में बने कोने में रखे एक टेबल पर था जहां पर आर के एक आदमी जो उसके सामने मास्क में था उससे बातें कर रहा था। वही अनय का भी ध्यान आरके की तरफ ही था और अभी आरवी और अनय दोनों के फेस पर मास्क था। तभी आरवी अपने गुलाब जामुन को खाते हुए धीमे से बोली, यह मास्क वाला आदमी कौन हो सकता है? तो अनय भी धीरे से बोला, नहीं पता। उसकी बात पर आरवी कुछ नहीं बोलती, लेकिन उन दोनों ने यह नहीं ध्यान दिया था कि उनके टेबल से ठीक 2-3 टेबल पीछे शिवाय, अरहान, निकेश, ऋषभ और कैप्टन बैठे थे। उन पांचों के चेहरे पर भी मास्क लगा हुआ था। तभी अरहान बोला, आखिर यह आर के पहले शिवाय से मिलकर फिर इस इंसान से क्यों मिल रहा है? तो निकेश बोला, क्योंकि सब जानते हैं कि एसआर बिना मतलब के कुछ नहीं करता। इतना बोलकर वह एक डेविल इस्माइल शिवाय को पास कर देता है। तभी कैप्टन धीमे से बोला, इन्हें तो बस हमेशा बिग बॉस से जलन ही रहता है। तभी शिवाय उन सबको घूर कर देखता है तो वह लोग चुप हो जाते हैं। तभी एकदम से ऋषभ का ध्यान आरवी और अनय के ऊपर चला गया। वह जब उन दोनों को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वह कहीं पर तो इन दोनों को देखा है, लेकिन मास्क लगाने की वजह से वह उन्हें नहीं पहचान पाता। तभी शिवाय बोला, यह जो हमसे 2 टेबल आगे एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए हैं, मैं कब से देख रहा हूँ। यह दोनों का ध्यान बार बार आरके की तरफ ही जा रहा है। शिवाय की बात सुनकर सारे लोगों का ध्यान आरवी और अनय पर चला आया। वही शिवाय को आरवो की पीठ दिखाई दे रही थी और अनय का चेहरा, लेकिन मास्क लगे होने की वजह से अनय पहचान में नहीं आ रहा था। तभी अरहान बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह दोनों भी आरके को ही फॉलो कर रही हैं। तो निकेश बोला, दिमाग ठीक है तेरा, वह देख छोटी बच्ची लग रही है, उसे भला आरके से क्या प्रॉब्लम होगी? तभी कैप्टन, जिसका ध्यान जब से वह यहाँ आया था तब से आरवी पर ही था, वह बोला, उस लड़की ने कितने टाइम पहले गुलाब जामुन मंगवाया था और उसमें से अभी तक उसका एक भी गुलाब जामुन खत्म नहीं हुआ है। और उसके सामने वाला लड़का कब से मेन्यू ही सिर्फ पढ़ रहा है, लेकिन कुछ ऑर्डर नहीं कर रहा है। उसकी बात पर सारे लोगों का ध्यान कैप्टन के ऊपर चला गया।
तो कैप्टन खुद को एक्सप्लेन करते हुए बोला, जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो मुझे उन दोनों पर कुछ डाउट हुआ, इसलिए मैंने उन दोनों पर अपना नज़र बनाए हुए था। उसकी बात पर किसी ने कुछ नहीं बोला, बल्कि सब लोग ध्यान से अब आर के साथ साथ आरवी और अनय को भी देख रहे थे। तभी शिवाय एक वेटर को अपने पास बुलाता है और उसे 2000 का बंडल पकड़ाकर आरवी के टेबल की ओर इशारा करके बोला, उन टेबल पर जो मैडम और सर बैठे हैं, जाकर उनसे बोलो गुलाब जामुन खाने के लिए। वही बेटर तो 2000 का इतना ज्यादा गद्दी देखकर ही खुश हो गया था, इसलिए वो बिना कुछ बोले सीधा आरवी की ओर चल गया। वही आरवी बस गुलाब जामुन को निहार रही थी और उसे लालच भी आ रहा था कि वह गुलाब जामुन खा ले, लेकिन उसके लिए उसे अपना मास्क निकालना पड़ता और वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि यह उसका होटल नहीं बल्कि एसआर का था। इधर निकेश बोला, आखिर तू करना क्या चाहता है, क्यों उसे बोला जाकर गुलाब जामुन खाने को बोलने के लिए। उसकी बात पर शिवाय कुछ नहीं बोला। तभी ऋषभ बोला, क्योंकि अगर वह लड़की गुलाब जामुन खाएगी तो अपना मास्क उतारेगी और अपना मास्क उतारेगी तो हमें उसका चेहरा देखने को मिलेगा, और अगर हम उसका चेहरा जान पाए तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। ऋषभ की बात सुनकर निकेश चुप हो गया। वही इधर वह वेटर आरवी के टेबल के पास आया और अपना सर झुकाकर बोला, मैम मैं कब से देख रहा हूँ कि गुलाब जामुन वैसे का वैसे ही रखा हुआ है, क्या गुलाब जामुन अच्छा नहीं बना हुआ है। वेटर की बात सुनकर आरवी स्माइल करते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, गुलाब जामुन बहुत अच्छा है। तो वेटर बोला, तो फिर आप क्यों नहीं खा रही है। उसकी बात पर आरवी को कुछ नहीं सूझा, इसलिए वह बोली, क्योंकि मेरे फ्रेंड आ रही हैं और हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं। उसका जवाब सुनकर वेटर जल्दी से शिवाय के टेबल के पास आया और उन्हें सारी बात बता देता है। सारी बात जानने के बाद ऋषभ उसे जाने को बोल देता है तो वह खुशी खुशी चला जाता है। तभी अरहान बोला, आखिर यह दोनों किसका वेट कर रही हैं। लगभग 5 मिनट के बाद मयंक मास्क पहने हुए सेकंड फ्लोर पर एंट्री लेता है और सीधा आरवी के सामने अनय के बगल में चेयर लगाकर बैठ जाता है। उस लड़के को देखकर निकेश बोला, देखो आ गया जो आने वाला था। तो ऋषभ अपनी आंखों से ही उस वेटर को इशारा करता है। उसका इशारा पाते ही जल्दी से वेटर फिर से आरवी के पास गया और बोला, मैम क्या मैं कुछ और आपके लिए ले आऊं। वही आरवी का मन तो कर रहा था इस वेटर का सर फोड़ देने का, लेकिन अभी वह कुछ करके यहाँ तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह बोली, हम्मम एक काम करो, 1 प्लेट पिज्ज़ा, 1 प्लेट चाउमीन, 1 प्लेट पनीर और डोसा ले आओ। ऑर्डर पाते ही वेटर वहां से चला गया। तभी आरवी बोली, अब हमें अपना मास्क निकालना ही पड़ेगा। इतना बोलकर वह अपनी नजरों को चारों ओर घुमाती है। तभी उसका नजर शिवाय के टेबल पर भी जाता है, लेकिन वो चारों लोग भी जल्दी जल्दी एक दूसरे से बात करने लगे। वही शिवाय बस सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान आरके का टेबल और आरवी के टेबल पर था। सारी चीजों को नोटिस करने के बाद आरवी बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई हम पर नजर रख रहा है। लेकिन वह फिर अपना ख्याल झटकर बोली, अब आ ही गए हम लोग तो पेट पूजा भी कर लिया जाए। वैसे भी वह आरके कितना देर उससे बात करने वाला है। इतना बोलकर वह अपना मास्क निकाल देती है। उसके मास्क निकलते ही कैप्टन बोला, देखो लड़की ने मास्क निकाल दिया, लेकिन उसकी पीठ हमारे तरफ है, हम कैसे देखेंगे उसे। तभी आरवी के सामने बैठे अनय और मयंक ने भी अपना मास्क निकाल दिया। उन दोनों के मास्क निकालते ही शिवाय के टेबल पर बैठे सारे लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, सिर्फ शिवाय को छोड़कर। वही निकेश तो खांसने ही लगा था। तभी अरहान बोला, ये दोनों यहाँ। तो कैप्टन बोला, लेकिन यहाँ की फीस इतनी हाई है कि कोई भी छोटा मोटा इंसान यहाँ पर नहीं आ सकता, तो फिर यह दोनों स्टूडेंट यहाँ कैसे आए। तो अरहान बोला, तुम्हें क्या लगा ये दोनों कोई ऐरे गहरे इंसान हैं। वह दिल्ली के फेमस इंसान के बेटे हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं होने वाली। तभी कैप्टन बोला, लेकिन वह लड़की है कौन। तो शिवाय बोला, वाइफी। उसके इतना बोलते ही चारों की आंखें फैल गई और वह सब शिवाय को देखने लगे जैसे जवाब का इंतजार कर रहे हो। लेकिन शिवाय ने कुछ नहीं बोला। वह अपने मन में बोला, पता नहीं यह लड़की मुझे वाइफी की तरह क्यों लग रही है।
तभी वेटर उन सब का ऑर्डर देने आया तो आरवी अपना सर पीछे करके ऑर्डर लेती है तो उसका फेस जब उन पांचों ने देखा तो वहीं पर जम गए। इधर आरवी ऑर्डर लेकर खाना शुरू कर देती है लेकिन उसका पूरा ध्यान आरके पर था। तभी अनय बोला, जब हमने अपना चेहरा दिखा दिया है तो अब हम यहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी उड़ाना होगा। तो मयंक बोला, लेकिन यहाँ का कैमरा हैक करना आसान नहीं होने वाला है। तो अनय पिज्जा खाते हुए बोला, हमारे लिए आसान नहीं होने वाला है लेकिन अनु के लिए नहीं। वही आरवी जिसका ध्यान अपना गुलाब जामुन पर था, वह जब अनय की बात सुनती है तो खांसने लगती है और फिर बोलती है, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली, तुम दोनों को ही सब चीज संभालना है। और फिर अपने पॉकेट से ईयरफोन कान में लगा लेती है। वही आरवी के देखा देखी मयंक और अनय ने कान में ईयरफोन लगा लिया और फिर मयंक धीरे से अपने सर पर कैप लगाता है और फिर थोड़ा आगे बढ़कर आरके के जस्ट पीछे वाले चेयर पर अपना पीठ उसकी तरफ करके बैठ गया। तभी अनय वहां से उठा और सीधा एक कमरे की ओर बढ़ गया। वही आरवी धीरे से आरके और उस आदमी का फोटो खींचती है और ऋषित के पास कॉल लगाती है और बोलती है, अभी फोटो सेंड की हूँ, उसके बारे में पता लगाओ कि कौन है यह इंसान। तो ऋषभ बोला, कहाँ है तू अभी? तो आरवी बस इतना ही बोली, सर्विका का ध्यान रखना। इतना बोलकर फोन काट देती है और फिर अपनी नजरों को मयंक की तरफ कर लेती है। वही यह सारा नजारा शिवाय के टेबल पर बैठे सारे लोग देख रहे थे और उन सबको समझ नहीं आ रहा था आखिर आरवी और उसके दोस्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा था कि यह मामला जरूर आरके से है। वही आरके उस आदमी से बोला, प्लीज आप इस बार बचा लो, दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा। तभी उसके सामने वाला आदमी बोला, यह बात तू भी जानता है कि तेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है कि सर्विका तेरी बीवी है, और ना ही मीडिया के पास फुटेज अवेलेबल है। अगर गलती से भी सारिका ने इसे फायदा उठाया तो सोच लेना तुम्हारा जिंदगी नरक है। तो आरके जल्दी से उसके दोनों हाथ को पकड़कर बोला, प्लीज बचा लो, एक आप ही तो है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं ही अकेला नहीं उसका मजा लुटता था, आप भी तो थे। आप भी तो उसे ड्रग्स देकर उसके बॉडी के साथ खेलते थे, और अगर वह हमें नहीं मिली तो हम दोनों का बिस्तर कौन गर्म करेगा, क्योंकि उससे अच्छा कोई हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। उसकी बात पर वह मास्क वाला आदमी अपने आंखों में शैतानी चमक लिए हुए बोला, सही बोला, उसके साथ सुहागरात मनाकर दिल खुश हो जाता है। अब मुझे इसकी लत लग चुकी है, मुझे कैसे भी वह चाहिए। तभी आरके अपना फोन से एक फोटो निकालकर उस मास्क वाले इंसान को दिखाता है। वही जब मास्क वाला इंसान वो फोटो देखता है तो उसके आंखों में हवस जाग गया और वह अपना हाथ फोन के स्क्रीन पर फिराते हुए बोले, कितनी हसीन लगती है यार बिना कपड़ों की सर्विका। वही मयंक जब यह बात सुनता है तो कस के अपने हाथों की मुठियां बंद कर लेता है और फिर अपनी नजरों को धीरे धीरे फोन की तरफ घुमाता है तो वह तुरंत अपने नजरों को फेर लेता है, क्योंकि उसमें सर्विका की गंदी गंदी और नयूद तस्वीर थी। वही आरवी अपने टेबल पर बैठकर मयंक के बदलते एक्सप्रेशन को देखती हैं। वही आरके और वह आदमी वो दोनों अब इस लड़की के बारे में बात करने लगे। वही मयंक का मन कर रहा था कि कब यहाँ से भाग जाए। यह दोनों इंसान इतना घटिया घटिया बातें कर रहे थे उस लड़की के बारे में कि वह सुन भी नहीं सकता था। उसका दिल कर रहा था कि काश वह बहरा रहता, उसके आंखों में पानी आ गया था उन दोनों की घिनौनी भरी बातें सुनकर। वही आरवी जब देखती है कि मयंक आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है तो वो तुरंत अपने फोन से उसके पास मैसेज सेंड करती है।